मैं पकोड़े की दुकान में पकोड़ा बेचा करती थी। मेरे दुकान में रोज रोज एक पागल लड़का आता और ढेर सारा पकोड़ा खरीदता। साथ ही वह मेरे ऊपर गंदे कमेंट्स पास करता। मैं उससे बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। मेरी माँ इससे डर गई और एक बड़े घर में मेरी शादी कर दी। पर सुहाग रात को मेरे पति कमरे में आए तो मेरे होश उड़ गए और मैं जोर जोर से चीखने लगी, क्योंकि मेरा नाम शारदा है। मैं एक 19 साल की खूबसूरत और हसीन लड़की हूँ। मेरे पापा गुजर जाने के बाद मैंने बाजार में अपना एक पकोड़े का ठेला लगाया। मैं रोज शाम को बाजार जाती और तरह तरह के पकोड़े बनाकर बेचा करती थी। बचपन से ही मुझे खाना बनाने का शौक था। मेरे पकोड़े इतने अच्छे बनते थे कि लोग दुकान पर आने लगे। धीरे धीरे मेरा नाम फैलता गया और काफी भीड़ इकट्ठी होने लगी। एक 20 साल का नौजवान हर वक्त मेरी दुकान पर आता और मुझसे ढेर सारे पकोड़े खरीद कर ले जाता था। पर जब तक वह मेरी दुकान पर खड़ा रहता, मुझे गंदी नजर से घूरता रहता था। मुझे उसकी नजर से बहुत गुस्सा आता था, पर आखिर वह एक कस्टमर था तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी। पर धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती गई। अब मुझ पर कमेंट पास करने लगा था। मेरे कपड़ों से लेकर मेरी खूबसूरती तक गंदे गंदे कमेंट देता था। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता था और लगता था कि इस लड़के को एक थप्पड़ मार दूं। मैं शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक दुकान लगाती थी। वह दुकान के एकदम आखिर में आने लगा जब कोई भी नहीं रहता था और मुझसे कहता, तुम तो आज बहुत हसीन लग रही हो, चलो मेरे साथ, ढेर सारे पैसे दूंगा। तो कभी कहता, लाल सलवार सूट में बहुत हसीन लग रही हो। एक दिन मैं दुकान बंद करके जा रही थी, तभी वह पागल नौजवान मेरे पीछा करने लगा। मैं बहुत डर गई और डर के मारे तेज चलने लगी थी। घर पहुंचते ही मैंने अपना ठेला अंदर घुसा दिया और दरवाजा बंद करके मैं हांफने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। आखिर यह बदतमीज लड़का, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरा पीछा करने लगा है। और उस समय मुझे अपने पापा की कमी खलने लगी। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो उस लड़के को सबक सिखाते, पर मेरी मम्मी बेचारी लाचार थी। मैं तो डर के मारे अपनी मम्मी को यह बातें बता भी नहीं पाती थी, क्योंकि पापा की मौत के बाद किसी भी रिश्तेदार ने हमें सहारा नहीं दिया था और बहुत ही मुश्किलों के साथ हम अपना गुजारा कर पाते थे। दरअसल मैं मम्मी पापा की इकलौती औलाद हूँ। मेरा एक भाई था, लेकिन बहुत ही कम उम्र में उसका देहांत हो गया था और उन्होंने कभी दोबारा बच्चा नहीं लिया। हम बहुत ही गरीब घर से थे। मेरे पापा मेहनत मजदूरी करते और उन पैसों से हमारा घर चलता था। वह लोग मुझे हमेशा स्कूल भेजा करते थे। 12वीं पास करने के बाद मेरे पापा ने मुझे कॉलेज भेजने का फैसला किया था। वहाँ कॉलेज में रोज एक लड़का विक्की अपनी कार लेकर आता और लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। एक दिन उसने मुझे बहुत गंदा कमेंट पास किया। कॉलेज के बाद अपनी कार में वह मुझे लेकर जाना चाहता था। मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं जोर से उसे एक तमाचा मार दिया था और उससे कहा था कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैंने उस लड़के की शिकायत प्रिंसिपल से भी कर दी थी। तो और भी लड़कियां सामने आई और उस अमीर बाप के बेटे को 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। पर उसके बाद ही एक सड़क दुर्घटना में मेरे पापा की मौत हो गई। उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, पर उनकी जान न बच सकी और मेरे पापा चले गए, हमें छोड़कर दूसरी दुनिया में। उस आदमी का पता नहीं चल पाया जिसने शराब के नशे में मेरे पापा को कुचल दिया और मैं और माँ अकेले रह गए थे। मेरी माँ तो बस घर ही संभाला करती थी और घर से बाहर कभी भी नहीं निकलती थी। पर घर की हालत इतनी खराब हो गई कि मेरी माँ दूसरों के घर पर सफाई बर्तन का काम करने लगी। लेकिन उस काम से भी पैसे इतने कम थे कि हमारा गुजारा चल पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। हम घर के खर्चे बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे थे और मेरी माँ बहुत ही परेशान हो जाती। मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया था, क्योंकि अब कॉलेज की फीस भरना हमारे लिए नामुमकिन था। कॉलेज में एडमिशन लिए बस 6 महीने ही हुए थे कि मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए रुक गई। मेरे पापा ने जो सपना देखा था कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करूंगी, वह तो बस अधूरा ही रह गया। पर मेरे दिमाग में एक ही बात चलता रहता था कि आखिर मेरे पापा का एक्सीडेंट किसने करवाया? क्या यह सिर्फ एक्सीडेंट था या मर्डर? क्योंकि हमारे कॉलेज के विक्की के सस्पेंड होने के 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे अक्सर उसके ऊपर शक हो जाता था और मैंने यह बात पुलिस से भी बताई थी। कई बार पुलिस स्टेशन का चक्कर काट चुकी थी। पुलिस वाले भी मुझे जानने
लगे थे। पर जब भी मैं जाती वो यही कहते कि तुम्हारे पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, पता चलेगा तो कॉल कर देंगे। मेरी माँ तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि पापा के एक्सीडेंट का राज कभी सामने आएगा, लेकिन मेरे दिल में यह डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं मेरी दुश्मनी की वजह से ही मेरे पापा तो फिलहाल तो मैं परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए यह फैसला किया था कि मैं एक पकोड़े का ठेला लगाऊंगी और यह सोचा था कि उसमें मैं एक चैन की जिंदगी जी पाऊंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। वह पागल लड़का हर रोज मेरी दुकान पर आता और मुझे ऐसी ऐसी बातें करता कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। विक्की के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद किसी अनजान लड़के से दुश्मनी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ना जाने मेरे पापा का एक्सीडेंट का क्या राज है। और अब एक मेरी माँ बची हुई है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी बदतमीजी को मैं अनदेखा कर देती थी। एक दिन जब मैं घर वापस जा रही थी तो वह लड़का अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथों में 10,000 रुपये पकड़ा कर कहा, मैं तुम्हारी गरीबी मिटा दूंगा, बस तुम मेरी जरूरत मिटा दो। यह बात सुनते ही मैं थर थर कांपने लगी। मैं किसी तरीके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और अपने घर चली गई। और रात को सोते टाइम मुझे बुरे बुरे सपने आने लगे थे। उन सब बातों को अब अपने तक नहीं रखना चाहती थी, मुझे अपनी माँ को बताना होगा। अगली सुबह उठकर मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी थी। मेरी माँ तो यह बात सुनकर बहुत डर गई थी और मुझे काम छोड़ने को कह रही थी। पर मेरी माँ लोगों के घर काम करके मात्र 3,000 रुपये कमाती है, जिससे हमारा गुजारा चल पाना नामुमकिन है। लेकिन रोज रोज के उसकी इन हरकतों से मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा था और मैं बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर डरने लगी थी। मैंने उससे कह दिया था कि आप मेरा पीछा छोड़ दो, पर उस पागल लड़के पर तो मानो जुनून सवार था। वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। और फिर वह दिन आया जिस दिन घर लौटते वक्त मुझे अकेला देखकर उसने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। ठंड का मौसम था, जिस वजह से घर के सामने वाली गली एकदम सुनसान थी। और उस दिन मैंने गुस्से से उसे एक थप्पड़ मार दिया था और दौड़ते हुए अपने घर चली गई थी। और अगले ही दिन मैंने उसकी शिकायत पुलिस से कर दी थी। पुलिस ने उसे अच्छी खासी वार्निंग देकर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद भी वह लड़का मेरे दुकान के आसपास भटकने लगा था और मुझे बहुत गुस्से से देखा करता था। मैंने अपनी माँ से यही सारी बातें बता दी थी और माँ को संभल कर रहने को कहा था। मेरी माँ दिन में ही जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर घर आ जाती थी। कभी कभी तो मैं अपनी माँ के साथ माँ को छोड़ने चली जाया करती थी और फिर शाम को मैं अपना काम करने निकल जाती थी। कुछ दिनों तक मेरी माँ भी मेरे साथ ठेले में बैठने लगी। मेरी माँ को भी डर सताने लगा था, क्योंकि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक जवान लड़की बन चुकी हूँ और देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। ऐसे में मेरी माँ को लगने लगा था कि मेरी हिफाजत करने के लिए किसी न किसी की जरूरत है। पर मेरे पापा तो अब रहे नहीं, इसलिए उन्होंने मेरी शादी करवानी चाहिए। अब मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी थी, पर मैं अपनी माँ से कहती कि माँ मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, मेरे जाने के बाद आपको कौन देखेगा। इस पर मेरी माँ कहती कि तुम्हारे जाने के बाद मैं भी पकोड़ा बेचा करूंगी। मेरी माँ रिश्ता तो देख रही थी, पर जो भी लड़का मुझे पसंद करता वह दहेज मांगने लगता। पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि दहेज दे पाए। मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी जो कि इतना गरीब हो कि लड़की वालों से दहेज मांगे। मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि आखिर लड़के वाले कितने गरीब होते हैं कि लड़की के बाप के सामने हाथ फैलाकर दहेज मांगते हैं। क्या ऐसे लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती। काफी लड़का ढूंढने के बाद आखिरकार मेरी माँ ने मेरी शादी एक बड़े घर में तय कर दी थी और इस बात से वह बहुत खुश रहने लगी थी। वह मुझसे हमेशा कहती थी कि तू इस गरीबी से बाहर निकल आएगी, राजकुमार से तेरी शादी होगी और तू ऐश करेगी। लड़के के माँ बाप बहुत अमीर थे और उनका 2 बेटा था। पूरी जायदाद दोनों बेटों को ही मिलना था। शादी तय होते ही ससुराल वालों से मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट आने लगे थे। उन लोगों ने मेरे लिए लहंगा सिलवा कर भेज दिया था, साथ ही ज्वेलरीज और मैचिंग जूते भी भिजवाए थे। शादी से पहले मेरी ननद और होने वाली सास मुझसे मिलने आई थी। नंद की शादी हो गई थी और वह अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मेरी शादी अपने बड़े बेटे के साथ तय कर दी थी, पर मैंने दूल्हे की शक्ल अब तक नहीं देखी थी। मुझे इस बात से बहुत हैरत होती थी कि इन लोगों ने मुझे लड़के की एक भी तस्वीर नहीं दिखाई है। मैंने कहा, माँ जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है मैं उसकी तस्वीर देखना चाहती हूँ।
और मेरी माँ ने मेरी सास को यह बातें बता दी थी। तभी एक दिन शाम को मेरी सास मुझसे मिलने आई थी। वह मुझे शॉपिंग पर ले जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरी सास ने एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को देखते हैं और शादी से पहले पति की शक्ल को देखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बेटे की तस्वीर तक नहीं दिखा सकती। मुझे तो इस बात पर बहुत ही हैरत हुई थी। आखिर आज के ज़माने में ऐसी शादी कौन करता है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में कुछ बड़ा हादसा हो चुका है, इसी वजह से हमने यह नियम सख्ती के साथ पालन करने का फैसला किया है। पर मुझे शक होने लगा था। हम माँ बेटी तो बहुत गरीब है और मेरे ससुराल वालों के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, तो आखिर इन लोगों ने अपने बेटे की शादी मुझसे तय क्यों करवा दी। मेरी माँ ने शादी में आस पड़ोस के लोगों को बुला लिया था। शादी में मेरी मासी और उनके परिवार भी आ गए थे। मेरे चाचा चाची जो कि ऐसे रिश्ता नहीं रखते थे पर शादी में आए हुए थे। मेरे ससुराल की तरफ से मेरी माँ को भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ दी थी। मेरी माँ तो इस शादी से काफी खुश लगती थी और मुझे भी समझाती थी कि तुम ज्यादा परेशान मत हुआ करो। जब मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी, मेरी माँ को हमेशा डर सताने लगा था। इससे पहले कि वह पागल कस्टमर मेरे साथ कुछ बुरा भला करे, मेरी माँ मेरी शादी करवा देना चाहती थी। मैंने अपना दुकान लगाना नहीं छोड़ा था। मेरी माँ भी मेरे साथ बैठा करती थी। मेरी शादी के बाद मेरी माँ को ही दुकान चलाने वाली थी, तो मैं माँ को भी काम सिखाने लगी थी और अपने कस्टमर से जान पहचान करवाने लगी थी। मेरी माँ के रहते वह पागल कस्टमर दुकान पर कभी भी नहीं आया था। शायद पुलिस ने भी उसे अच्छे से धमकाया हो और वह 2 दिनों बाद मेरी शादी होने वाली थी, तो 3-4 दिनों के लिए मैंने अपने बगल वाले दोस्त को अपने ठेला चलाने के लिए कह दिया था। मेरी बारात दरवाजे पर थी, सब लोग नाच गा रहे थे। भी मेरे फोन पर पुलिस स्टेशन से कॉल आने लगा था। उस भगदड़ में मैं फोन नहीं उठा पाई थी। जब मेरी शादी हुई तो दूल्हा सेहरा लगाया हुआ था और उसकी शक्ल मुझे नजर नहीं आ रही थी। हल्का सा गाल नजर आ रहा था तो उनका रंग मुझे गोरा लगा। उसका बदन काफी हट्टा गट्टा था और हाइट भी काफी अच्छी थी। अब मुझे उम्मीद हो गया था कि मेरी सास मुझे धोखा नहीं देने वाली है। भले ही मैंने लड़के की शक्ल ना देखी हो, पर लड़का का फिगर काफी अच्छा था। जब मैं ससुराल आई तो उसका बंगला देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कहाँ गरीबी से मेरी जिंदगी चल रही थी और कहाँ मैं इस आलीशान महल में राज करने वाली थी। ससुराल आते ही शादी के बाद की रस्में शुरू हो गई थी और अब तक मैंने अपने पति की शक्ल नहीं देखी थी। मेरी सास ने कहा था कि सुहागरात में ही तुम्हारी मुंह दिखाई होगी और मैं भी एक बड़ा सा घूंघट ओढ़े हुए थी। आखिरकार सुहागरात को मैं काफी अरमान लिए फूलों के बेड पर बैठी हुई थी। मेरे पति का इंतजार कर रही थी, पर तब शाम के मात्र 7 बज रहे थे। मेरे पति के कमरे में आने में अभी और वक्त बचा हुआ था। मैं अपना मोबाइल देखने लगी, तभी मुझे याद आया कि मेरे पास पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा था। मैं इंस्पेक्टर का फोन नंबर ले लिया था और मुझे पता नहीं क्यों कॉल कर रहे थे। वही इंस्पेक्टर मेरे पापा की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब मैं उनको कॉल बैक किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा, मुझे आपके पापा के एक्सीडेंट के बारे में बात करनी थी, पर आपने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उन्हें बताया कि उस दिन मेरी शादी थी, इस वजह से मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना महीने बाद पुलिस मुझसे क्या बात करना चाहती थी। उन्होंने कहा, उस कार का पता लग गया है जिससे आपके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि उसका कोई ठोस सबूत नहीं है, पर पुलिस को शक है कि जिस कार से आपके पापा का एक्सीडेंट हुआ वे कार हो सकती है। पुलिस ने कहा कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे यह सारी चीज़ व्हाट्सएप करके बता दीजिए, क्योंकि अभी अभी मेरी शादी हुई है और मैं अभी पुलिस स्टेशन नहीं आ पाऊंगी। पुलिस ने कहा, ठीक है, मैं सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, आखिर किसके कार से मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ। यह अगर जान भी गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पुलिस को मात्र शक है, उनके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। मैं बैठी बैठी काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही। अचानक रात के 9 बजे दरवाज़ा खोलने का आवाज़ आई। मुझे लगा मेरे पति आए होंगे। जब मैं मुड़कर देखी तो कमरे के अंदर 2 लोग थे। मैं सिर झुकाए बैठी हुई थी, उनका चेहरा अब तक नहीं देखा था। न जाने क्यों मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी थी। आखिर सुहागरात में 2 लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं और उन दोनों में से मेरे पति कौन है? मैं तो पहचानती तक नहीं हूँ। उन दोनों में से मैं किसे अपना पति मान लूँ? यही सब सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल में किसी
का व्हाट्सएप आया। जैसे मैंने देखा कि पुलिस इंस्पेक्टर का व्हाट्सएप है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने उस कार का डिटेल्स भेजी थी जिसने उस रात कार ड्राइव किया था और पुलिस को लग रहा था कि शायद इसी कार से मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ हो। एक्सीडेंट का ना कोई गवाह था और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। जैसे ही मैंने उस कार के मालिक का नाम पढ़ा तो मेरा चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया, मेरी सांस रुक गई और मेरे होश उड़ गए। विक्की राजपूत, यह तो वही लड़का है मेरे कॉलेज वाला। इसका मतलब उसने ही मेरे पापा को मारा है। वह एक कातिल है। मुझसे बदला लेने के लिए उसने मेरे पिता की जान ले ली। मैं पुलिस वालों को जरूर बताऊंगी। यही सोच रही थी कि वह दोनों इंसान मेरे एकदम करीब आ गए। उनके बारे में तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। जैसे ही मैं उन लोगों की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पहले ही मैं सदमे में थी और उनकी शक्ल देखकर मैं चीखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मेरी सास बाहर खड़ी थी। मैं दौड़ती हुई उनके पास गई और उनसे लिपट गई थी और रोने लगी थी। कहा, मम्मी मुझे बचा लो। वह दोनों इंसान भी मेरे पीछे पीछे आकर खड़े हो गए थे। मेरी सास ने कहा, तुम घबरा क्यों रही हो? यह तुम्हारे पति हैं विक्की और यह तुम्हारा देवर है सोहन। कि मेरे पति, इसके खिलाफ मैं प्रिंसिपल को कंप्लेंट की थी और मेरा देवर सोहन वही कस्टमर जो मेरी दुकान पर आता था और मुझे परेशान करता था। इसके खिलाफ मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कर रखी है। विक्की ने जानबूझकर मुझसे शादी की है ताकि मेरी जिंदगी खराब कर सके। वह दोनों मेरा हाथ पकड़कर कमरे के अंदर लेकर चले गए। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी खराब क्यों की? विक्की को देखकर मैं बोलने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम्ही ने मेरे पापा का मर्डर किया है। उस रात तुम्हारी गाड़ी वहाँ पर थी। विक्की मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हारे पापा का मर्डर नहीं किया है। उस रात मैं शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। यह बस एक इत्तेफाक है कि तुम्हारे पापा गाड़ी के नीचे आ गए थे। मैं वहाँ खड़े होकर एम्बुलेंस कॉल की थी पर तुम्हारे पापा की जिंदगी नहीं बचा पाया। पर इस बात का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाने लगा था कि मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी खराब हो गई है और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और मेरी 3rd ईयर की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही मैं तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया था। अब मैं सोहन को देखने लगी थी जो मुझे अक्सर परेशान किया करता था। सोहन ने कहा कि भैया ने कहा था कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करूं ताकि तुम्हारी माँ परेशान होकर तुम्हारी शादी करवाने का फैसला करे। और जैसे ही हमें पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने लगी है तो भैया तुम्हारे घर रिश्ता लेकर पहुंच गए थे। यह कहकर सोहन कमरे से चला गया और मेरे सामने जो शख्स पति बनकर खड़ा था वह मेरे पापा का कातिल है। भले ही गलती से पापा उसके कार के नीचे आ गए हो, लेकिन मेरे लिए यह मानना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने अपनी माँ से सारी बातें बता दी थी। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी इतने अच्छे घर पर शादी हुई है, सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। हो सकता है यह सच में हादसा हो और तुम्हें विक्की को माफ करके उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरी माँ के समझाने पर मैंने उनकी बात मान ली थी और विक्की ने हमेशा मेरा और मेरी माँ का ख्याल रखा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।